हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? भारत में यूरोपीय कंपनी का प्रवेश। हम लोग का टॉपिक यही था ना, भारत में यूरोपीय कंपनी का प्रवेश। सबसे पहले पुर्तगाल कंपनी आया 1498 में, और लेकिन सबसे लास्ट में गया 1961 में भारत से गोवा। इसका मुख्य केंद्र गोवा था। पुर्तगाल के बाद डच हुए। डच को ब्रिटिश ने 1759 में पराजित कर दिया। बेदरा का युद्ध हुआ था। मैंने बताया था ब्रिटिश सेनापति क्लाइव ने बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित किया और भारत से इनको जो है एक तरह से बाहर, डच कंपनी को भारत से बाहर हो जाना पड़ा रेस से। डच के बाद आए ब्रिटिश। ब्रिटिश जो है वह 31 दिसंबर 1600 को कंपनी को महारानी एलिजाबेथ ने पूरब के साथ व्यापार करने का आदेश दिया था 15 साल के लिए, जो बाद में जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। इसने पुर्तगाली शक्ति को भी पराजित किया 1611 एडी में, और स्वाली का युद्ध हुआ था सूरत के पास है, और पुर्तगाली को भी एक तरह से अंग्रेजों ने बाहर का रास्ता दिखाया। बेदरा के युद्ध में डच को बाहर का रास्ता दिखाया, और डच और ब्रिटिश के साथ 1810 में एक समझौता हुआ था। वह समझौता यह था कि 1805 में समझौता हुआ था। डच और ब्रिटिश में 1805 में यह समझौता हुआ कि भारत में जो आपकी फैक्ट्री है, जो चिंसुरा की फैक्ट्री है, और जो दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का है, वो दोनों आप ब्रिटिश को दे दीजिए। 1805 में ब्रिटिश और डच के बीच एक समझौता हुआ कि चिंसुरा, भारत में जो बंगाल में जो फैक्ट्री थी गुस्तावासु फैक्ट्री डच की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्री था, और दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का जो जल डमरू मध्य है, वह आप ब्रिटिश को दे दीजिए, और बदले में ब्रिटिश आपको डच को सुमात्रा दे देगा। एक तरह से कहने का अर्थ कि 1805 के बाद डच का कोई भी कॉलोनी भारत में नहीं रह गया था। मतलब कहने का अर्थ कि धीमे धीमे पुर्तगाली भी अब भारत से आउट हो चुके थे, डच भी आउट हो गए, और ब्रिटिश के बाद आए डेनिश। तो डेनिश ने भी 1845 में अपनी सारी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेचकर भारत का और अपना व्यापार बंद कर दिया। डेनिश जो थी वो स्वीडन की कंपनी की थी। डेनिश कहाँ की कंपनी थी? स्वीडन की कंपनी थी। कल मेरे मुंह से निकल गया था डेनमार्क, डेनिश जो है स्वीडन की कंपनी थी। अब देखा जाए तो भारत में दो ही कंपनी बचा था पावरफुल, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। बाकी कोई भी शक्ति भारत में अब नहीं बच गई थी। ब्रिटिश बच गए थे और फ्रांसीसी। और ब्रिटिश और फ्रांसीसी में जो सबसे पहला संघर्ष हुआ वो दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में वर्चस्व के लिए हुआ। ब्रिटिश और फ्रांस में दक्षिण भारत में 3 युद्ध हुए भारत में वर्चस्व स्थापित करने के लिए। उस 3 युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। उस तीनों युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। उस 3 युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश और फ्रांस के बीच हुआ था। देखिए 1748 में पहला ब्रिटिश और फ्रांस के बीच ये 20 साल तक युद्ध हुआ लगभग, और अंतिम में ब्रिटिश ही भारत के एकमात्र शक्ति बचे। बाकी पुर्तगाली शक्ति थी गोवा में, लेकिन वो नाम मात्र का भी था, और फ्रांसीसी भी कर्नाटक युद्ध के बाद एक नाम मात्र का ही शक्ति बचेंगे। डच और डेनिश तो भारत से चले ही गए। 1805 में डच ने समझौता कर लिया, और 1845 में डेनिश ने समझौता कर लिया, डेनिश कंपनी ने समझौता कर लिया। अब हुआ पहला कर्नाटक युद्ध। पहला कर्नाटक युद्ध जो हुआ है वह 1746 से लेके 1748 तक हुआ है। एक्चुअली यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, उसी का उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था। उसका उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था।
तो यूरोप में जैसे ही ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध हुआ, तो जहाँ जहाँ फ्रांस और इंग्लैंड टकराते थे, वहाँ वहाँ क्या होता था कि ऑस्ट्रेलिया का एक पक्ष का समर्थन फ्रांस ने किया और एक पक्ष का समर्थन इंग्लैंड ने किया। तो दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में यूरोप में लड़ रहे थे। तो भारत में इन लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया। कुछ अंग्रेज नौसैनिक थे, उन्होंने क्या किया कि फ्रांसीसी जलपोत को लेकर समुद्र में डुबो दिया। फ्रांसीसी जलपोत को लेकर समुद्र में डुबो दिया। जब समुद्र में डुबो दिया तो उस समय जो पांडिचेरी का गवर्नर था डुप्ले, पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था। डुप्ले ने क्या किया, मॉरिशस जो फ्रांसीसी उपनिवेश था वहाँ से ला बुर्दाने को बुलाया, वहाँ के गवर्नर ला बुर्दाने को बुलाया। और डुप्ले जो पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर था और ला बुर्दाने जो मॉरिशस का फ्रांसीसी गवर्नर था, इन लोगों ने ब्रिटिश सेनापति मोर्स को बुरी तरह पराजित किया। ब्रिटिश सेनापति मोर्स को बुरी तरह पराजित किया। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड इस समय काफ़ी हतप्रभ हो गया था कि मोर्स को अंतिम में आत्मसमर्पण करना पड़ा और मद्रास पर जो है अधिकार हो जाता है फ्रांस का। ला बुर्दाने का कहना था कि 4 लाख पाउंड ले लीजिए मुआवजा ब्रिटिश से और मद्रास ब्रिटिश को लौटा दीजिए। ला बुर्दाने यह समझौता करके चला गया मॉरिशस, लेकिन डुप्ले की इच्छा नहीं थी। डुप्ले की इच्छा थी कि नहीं, मद्रास पर हम अधिकार कर ले, मद्रास पर हम अधिकार कर ले और यहाँ पर फोर्ट सेंट डेविड किला है, उस पर भी हम अपना अधिकार कर ले। इसने किया, डुप्ले ने क्या किया कि मॉरिशस के जो गवर्नर थे, फ्रांसीसी गवर्नर, उनके जाते ही, ला बुर्दाने के जाते ही मद्रास पर अधिकार कर लिया। ये बात कर्नाटक का उसमें नवाब था अनवरुद्दीन, उसको बहुत बुरा लगा और उसको डुप्ले पर थोड़ा शक हुआ कि डुप्ले जो है गलत काम कर रहा है। लेकिन डुप्ले ने उसको समझाया कि नहीं नहीं, मद्रास जो है हम आप ही के लिए जीत रहे हैं और हम आपको जीत के दे देंगे। डुप्ले ने यह कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को समझाया। लेकिन जब डुप्ले ने मद्रास जीता तो मद्रास अनवरुद्दीन को देने से उसने मना कर दिया। अब अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब काफ़ी गुस्सा गया और फिर एक संत थोमे की लड़ाई हुई। कौन लड़ाई हुई? संत थोमे की लड़ाई हुई। और संत थोमे की लड़ाई में इस समय डुप्ले ने कैप्टन पैराडाइज को भेजा। किसको भेजा? कैप्टन पैराडाइज को भेजा। अनवरुद्दीन की सेना में 10,000 सैनिक थे और कैप्टन पैराडाइज या फ्रांसीसी सेना में आप कह सकते हैं कि 250 यूरोपीय सैनिक थे और 700 भारतीय सैनिक थे। लेकिन वो भारतीय सैनिक जो थे वो प्रशिक्षित सैनिक थे, यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित सैनिक थे। और संत थोमे की लड़ाई में अनवरुद्दीन की 10,000 सेना को इन लोगों ने पराजित कर दिया। इससे डुप्ले की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग उठी। वो समझ चुका था कि हमारी छोटी सी भी सेना जो है भारतीय सैनिकों पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि संत थोमे की लड़ाई में मात्र 250 यूरोपीय सैनिक थे और 700 भारतीय सैनिक जो थे वो यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित थे सैनिक में। तो इससे डुप्ले की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग उठी और वह यह भी समझ गया कि ये जो शासक है बहुत शक्तिशाली नहीं है। और इसी समय 1748 में ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो जाता है और फिर यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक संधि होती है, एक्स-ला-सैपल की संधि। और इस संधि के बाद मद्रास जो है अंग्रेजों को वापस कर दिया जाता है और यह प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो जाता है। लेकिन इससे डुप्ले की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग उठी और शीघ्र ही उसको दूसरा अवसर मिल गया कि वह अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ति कर सकता था। अब हुआ दूसरा कर्नाटक युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है वह 1749 से लेकर 1754 तक हुआ। देखिए, कर्नाटक का नवाब मैंने कहा था अनवरुद्दीन था और अनवरुद्दीन की सेना को संत थोमे की लड़ाई में डुप्ले ने पराजित कर दिया था। डुप्ले का सेनापति था कैप्टन पैराडाइज ने पराजित कर दिया था।
तो नेचुरल बात है कि डुप्ले और अनवरुद्दीन के बीच संबंध अच्छा नहीं था। तो डुप्ले चाहता था कि एक चंदा साहिब थे, चंदा साहिब को जो है कर्नाटक की गद्दी पर बैठा है। चंदा साहिब कौन है यह मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा, जब प्रांतीय राजतंत्र की प्रांतीय जो भारत में राज्य थे 18वीं सदी के, उसके बारे में चर्चा करूंगा, तो उस समय बताऊंगा। अभी इतना ही समझिए कि कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन का संबंध डुप्ले से अच्छा नहीं था। सन टोमी की लड़ाई हो ही चुकी थी, अनवरुद्दीन पराजित हो गया था, डुप्ले ने पराजित कर दिया था। तो डुप्ले चाहता था कि कर्नाटक का नवाब चंदा साहिब को बना दिया जाए, और डुप्ले और चंदा साहिब ने मिलकर अंबूर के युद्ध में 1749 में अनवरुद्दीन की हत्या कर दी, और डुप्ले ने कर्नाटक का नवाब चंदा साहिब को बना दिया। यहां तक मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब एक और राज्य है दक्षिण भारत में, वह हैदराबाद। हैदराबाद में मैंने कहा था कि हैदराबाद राज्य का स्थापना निजाम उल मुल्क ने किया था। किसने किया था? निजाम उल मुल्क ने किया था। निजाम उल मुल्क का 1748 में मृत्यु हो जाता है, और इसके बाद इनका बेटा बनता है नासिर जंग। कि नासिर जंग जो है, नेचुरल बात है कि वह हैदराबाद की गद्दी में बैठा गया, लेकिन नासिर जंग का बेटा है मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग ये चाहता है कि नहीं, मेरे पिताजी नासिर जंग नहीं गद्दी में बैठे, हम जो है फ्रांसीसी सहायता लेके, डुप्ले की सहायता लेके मुजफ्फर जंग क्या किया कि हैदराबाद की गद्दी पर बैठ गया, जिसमें डुप्ले ने सपोर्ट किया मुजफ्फर जंग का। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में डुप्ले, कर्नाटक का नवाब चंदा साहिब और हैदराबाद का निजाम मुजफ्फर जंग, ये तीनों एक हो गए। मुजफ्फर जंग ये तीनों एक हो गए। नासिर जंग चला गया अंग्रेजी खेमा में। नासिर जंग कहाँ चला गया? अंग्रेजी खेमा में। और एक था कर्नाटक का जो वास्तविक नवाब था, बनने वाला था, वह था मोहम्मद अली। मैं कौन है मोहम्मद अली ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन आप इतना ही समझिए कि कर्नाटक का एक जो वास्तविक दावेदार था वो था मोहम्मद अली। तो नासिर जंग जो हैदराबाद का अबदस्त निजाम था, जिसको डुप्ले और उसके बेटे मुजफ्फर जंग ने मिलकर बाहर कर दिया, और मोहम्मद अली, ये तीनों जो है अंग्रेजी खेमा में चले गए। नासिर जंग और मोहम्मद अली जो कर्नाटक के थे, वो तीनों अंग्रेजी खेमा में चले गए। उस समय अंग्रेजी खेमा में क्लाइव जो है काफी तेजी से वहां पर क्लाइव था दक्षिण भारत में उस समय। अब मोहम्मद अली क्या किया, ये चला गया क्लाइव के पास त्रिचनापल्ली जगह है, कर्नाटक में एक जगह है, आजकल साउथ मद्रास में पड़ता है। त्रिचनापल्ली एक जगह है, वहीं पर चला गया, और ये तीनों किला में जाके बंद हो गया। और डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले, चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग ये पहुंच गए त्रिचनापल्ली मोहम्मद अली का पीछा करते करते लेकिन क्लाइव क्या किया कि मोहम्मद अली को छुपा लिया त्रिचनापल्ली के किले में। लेकिन क्लाइव ने, जो अंग्रेजी सेनानायक था, एक बुद्धि लगाया कि त्रिचनापल्ली में ये लोग घेरा डाले हुए हैं, तो क्यों न चंदा साहब की राजधानी है अर्काट, वहीं पर हम लोग घेरा डाल दें। और चंदा साहिब विवश होकर जो त्रिचनापल्ली का घेरा डाले हैं, वो अपनी राजधानी को बचाने के लिए भागेंगे। क्लाइव का ये जो रणनीति था काम कर गया। क्लाइव ने क्या किया, चंदा साहिब की राजधानी अर्काट पर घेरा डाल दिया। चंदा साहिब अपनी राजधानी को बचाने के लिए अर्काट की ओर भागे। रास्ते में तंजौर में चंदा साहिब की हत्या कर दी जाती है। और इस समय आप कह सकते हैं कि, और इसी बीच मुजफ्फर जंग की भी हत्या हो जाता है, और उसका बेटा सलावत जंग गद्दी पर बैठते हैं। तो कहने का कि काफ़ी बुरा पोजीशन डुप्ले का हो जाता है, क्योंकि इधर चंदा साहिब की मृत्यु हो जाती है, इधर मुजफ्फर जंग भी मारा जाता है, क्लाइव जो है अर्काट एक तरह से जीत लेता है। तो इस तरीके से काफ़ी बेइज्जती जो है डुप्ले की होती है, और डुप्ले को जो है वापस बुला लिया जाता है, और गोडेहू को फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भारत बुलाया जाता है। ये बहुत बड़ी फ्रांस की भूल थी जो डुप्ले को उसने वापस बुला लिया, लेकिन और गोडेहू को भारत भेजा। 1754 में गोडेहू भारत आया, और पांडिचेरी की संधि हुई फ्रांस और अंग्रेज के बीच में, और जो भी जीता हुआ प्रदेश था जो है वह सब दे दिया एक तरह से,
अंतिम में जो डुप्ले ने जो राजनीतिक बढ़त स्थापित किया था दक्षिण भारत में, वो सारा राजनीतिक बढ़त अंग्रेजों के हाथ में चला गया। तो यह हो गया सेकेंड आपका कर्नाटक युद्ध। अब है तीसरा कर्नाटक युद्ध। अब है तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक हुआ। देखिए, ये इस युद्ध का जो वास्तविक कारण था वह था सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध जो यूरोप में चल रहा था, और सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था। देखिए, ऑस्ट्रिया और पर्सा लड़ रहे थे आपस में उस समय। ऑस्ट्रिया और पर्सा लड़ रहे थे। पर्सा का अर्थ हुआ आज का जर्मनी। तो ऑस्ट्रिया का सपोर्ट किया फ्रांस और पर्सा का सपोर्ट किया इंग्लैंड, और इसी को लेकर 7 साल तक 1756 से लेकर 1763 तक यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध हुआ। एक तरफ फ्रांस था और एक तरफ इंग्लैंड था। जैसे ही यह युद्ध यूरोप में शुरू हुआ, भारत में भी जो है यूरोप और फ्रांस के बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच शुरू हो गया। इस समय बंगाल में 2 व्यक्ति मौजूद थे। एक क्लाइव थे, अंग्रेजी सेनापति, वाटसन। ये दोनों की इच्छा क्या थी कि फ्रांसीसी जो कॉलोनी है, उपनिवेश है बंगाल में, चंदरनगर, जो मुगल गवर्नर शाइस्ता खां से फ्रांस ने प्राप्त किया था, उस पर अधिकार कर लेना। चंदरनगर विशेष इंटरेस्ट था क्लाइव का भी और वाटसन का भी। और इसी चंदरनगर को प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने जो है भारत में भी युद्ध शुरू हो गया। और इस समय जो फ्रांस ने अपना गवर्नर बना के भेजा वह लाली को काउंट, इसका पूरा नाम है काउंट डी लाली। काउंट डी लाली को अपना गवर्नर बना के भेजा 1756 में। 1755 में ही भेज दिया था। काउंट लाली उस समय गवर्नर था। काउंट लाली जो गवर्नर था, तो ये जो आया तो ये थोड़ा सा ना अधीर व्यक्ति था, सोचता कम था, करता ज़्यादा था। तो सबसे पहला काम क्या किया कि डुप्ले का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था, डुप्ले ने बूसी को हैदराबाद दरबार में रेजिडेंट नियुक्त कर दिया था। हैदराबाद दरबार में रेजिडेंट नियुक्त कर दिया था। ये बहुत बड़ा उसने राजनयिक काम किया था। काउंट लाली ने क्या किया, बूसी को हैदराबाद दरबार से बुला लिया और इधर मद्रास पर भी हमला कर दिया। फोर्ट सेंट डेविड पर भी, मद्रास पर सेंट डेविड का किला पर हमला कर दिया। फोर्ट डेविड के किला पर हमला कर दिया और तंजौर से कहा कि मुआवजा दो। तो ये सब एक काम कर दिया और बूसी को बुला लिया। तो 1760 में फ्रांस का सेनापति हुआ बूसी और इंग्लैंड का सेनापति हुआ आयरकूट। ब्रिटिश सेनापति आयरकूट और फ्रांसीसी सेनापति बूसी के बीच 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हो गए। बूसी की बुरी तरह पराजित हो गया। और ये बहुत बड़ा गलती काम है, बूसी को बुलाना ही नहीं चाहिए था हैदराबाद दरबार में। डुप्ले ने बहुत बड़ा एक राजनीतिक बढ़त लिया था और इससे हैदराबाद भी जो है फ्रांस का कमज़ोर हो गया। हैदराबाद पर जो राजनीतिक बढ़त थी फ्रांस की, वो कमज़ोर हो गया बूसी को, और हैदराबाद भी जाता रहा और प्लस जो है ये मद्रास भी इनके हाथ से चला गया। इसे काउंट लाली की काफ़ी बेइज्जती हुई और काउंट लाली को वापस बुला लिया गया। 1763 में पांडिचेरी का संधि हुआ ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, और यह कहा गया कि 1749 के पहले जो भी पोजीशन है वह सब पोजीशन फ्रांस को दे दिया जाएगा, लेकिन चंदरनगर का किला अब जो है ब्रिटेन के पास रहेगा। चंदरनगर का किला अब किसके नियंत्रण में रहेगा, तो ब्रिटेन के नियंत्रण में रहेगा। पहला चीज। बाकी जो भी फोर्ट हैं, चाहे वो माहे है, जिंजी है, पांडिचेरी है, ये सब पर फ्रांसीसी अपना किला नहीं बना सकते। ये साफ इनको मना कर दिया गया। बात को समझिएगा। जो 1763 में पेरिस का संधि हुआ, उस संधि के अनुसार बंगाल में जो फ्रांसीसी फैक्ट्री था चंदरनगर, वो दे दिया गया अंग्रेजों को,
और बाकी जो कराईकल, माहे, पांडिचेरी, यनम है वो फ्रांस के ही कब्जे में रहा, लेकिन उस पर फ्रांस जो है कोई किला नहीं बना सकता था। ठीक। और 1754 तक फ्रांस जो है पांडिचेरी में बना रहा, सॉरी 1954 तक पांडिचेरी में फ्रांस बना रहा। यही है तीनों कर्नाटक युद्ध। इस तीनों कर्नाटक युद्ध के बाद दक्षिण भारत का एकमात्र राजनीतिक शक्ति जो है अब इंग्लैंड रहा, ब्रिटिश यूरोपीय कंपनी रहा या ब्रिटिश कंपनी रहा। मेरी बात को समझिएगा, ये तीन कर्नाटक युद्ध के बाद जो युद्ध हुआ ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में, इस युद्ध में फ्रांस जो है वांडीवास का जो फाइनली युद्ध हुआ 1760 में, उसमें पराजित हो गया। और इसके बाद जो है एकमात्र भारत में शक्ति बचे वो है ब्रिटिश। इधर देखिएगा, दक्षिण भारत में इंग्लैंड क्यों जीतने में सफल रहे, तो इसके एक दो कारण हैं। इसका पहला कारण यह है कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1757 से 1760 तक वांडीवास के युद्ध तक इंग्लैंड को काफ़ी धन प्राप्त हुआ बंगाल से, और इस धन का उपयोग उसने भारत में, दक्षिण भारत में फ्रांस की शक्ति को पराजित करने में लगाया, पहला चीज़। दूसरा ये बात कि एक है वाल्टेयर। कौन है? वाल्टेयर। वाल्टेयर का कहना है कि फ्रांस के पास नौसैनिक शक्ति नहीं थी, नौसैनिक शक्ति नहीं थी, और ब्रिटिश जो है के पास एक सक्षम नौसैनिक शक्ति थी। स्पेन के साथ जो आर्मडा का युद्ध हुआ था 1588 में, तो यूरोप में सिर्फ एकमात्र नौसैनिक शक्ति इंग्लैंड बचा था। लेकिन जब भारत में कर्नाटक युद्ध हुआ तो डुप्ले के पास कोई भी नौसेना नहीं था। जो भी नौसेना था वह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध में समाप्त हो चुका था। और जब सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ तो फ्रांस के पास एक भी नौसेना नहीं था और इंग्लैंड के पास उस समय सक्षम नौसेना थी। तो यह कहीं ना कहीं कारण बनता है कि फ्रांस हारा। डुप्ले की यह हार नहीं थी, डुप्ले ने तो वह रास्ता तैयार कर दिया था जिस पर बाद में उसके जो प्रतिद्वंदी इंग्लैंड है वह चले। डुप्ले ने सबसे पहला क्या काम किया कि भारतीय राज्यों, नरेशों को आपस में लड़वाया, उसी के भू क्षेत्र पर अपना रेजिडेंट भी नियुक्त कर दिया और उसी के पैसा पर जो है भाड़े का सैनिक भी बना दिया। और वो भाड़े का सैनिक भी कैसा? तो भारतीय सैनिक भी भारतीय, और बस उनको यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करवाया। तो इसी रास्ता पर चलकर बाद में ब्रिटिश ने भारत में, डुप्ले के रास्ता पर चलकर ही ब्रिटिश ने भारत में वह एक साम्राज्य, ऐसा साम्राज्य बनाया जिसके राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। लेकिन वह उसका मार्गदर्शक ब्रिटेन का मार्गदर्शक कहीं ना कहीं फ्रांस का डुप्ले ही था। और मालेसन इस बात को कहते भी हैं, कि ब्रिटिश ने जो साम्राज्य तैयार किया वह डुप्ले के मार्गदर्शन में ही तैयार हुआ, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के ही मार्गदर्शन में तैयार हुआ। और वाल्टेयर ने साफ कहा कि जो भी नौसेना फ्रांस के पास थी वह तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध में ही समाप्त हो गया था। जब सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ तो फ्रांस के पास नौसेना थी ही नहीं, और इसी का फायदा इंग्लैंड ने उठाया और ब्रिटिश जो है दक्षिण भारत को जीतने में सफल रहे। फ्रांस कर्नाटक युद्ध में अंतिम रूप से 1760 में वांडीवास के मैदान में पराजित हो गया और फ्रांस का भी भाग्य सितारा सदा के लिए डूब गया। अब भारत में सिर्फ एक ही शक्ति बची, वह शक्ति थी ब्रिटेन, या आप यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी कहिए। अभी तो आप यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी ही कहना ठीक रहेगा, क्योंकि ब्रिटेन ने अभी भारत का साम्राज्य अपने अधिकार में नहीं लिया है। अभी वो यूरोपीय कंपनियों के द्वारा ही भारत से व्यापार और शासन चलवा रही थी। तो ये दो चीज़ है। कुछ और भी फैक्ट्स मैं चाह रहा था कि आपको डिस्कस कर दूं। जैसे मैंने कहा था कि एक पुर्तगाली गवर्नर थे, उनका नाम था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क पहला यूरोपीय व्यक्ति थे जो भारत में होने वाली सती प्रथा समझते ही हैं। औरत अपने पति के मरने के बाद उसके साथ जो चिता सस्ता था उस पर बैठ जाती थी और दोनों साथ साथ जो है अग्नि को समर्पित हो जाते थे, तो वही सती प्रथा है।
अल्बुकर्क ने इस सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाया था, पहला यूरोपीय व्यक्ति था। उसके बाद एक आए थे संत टॉमस रॉ, जो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आए थे जहांगीर के दरबार में। जो ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आए थे, 1615 में आए थे और 1616 से लेकर 1618 तक वह मुगल कोर्ट में रहे थे। 1615 में वो सूरत आए थे और वो डिमांड किए थे कि सूरत के अलावा भी ब्रिटिश कंपनी को फैक्ट्री खोलने का मुगल सम्राट जहांगीर आदेश थे। तो फिर अहमदाबाद हुआ, आगरा हुआ, भरौच हुआ, इस सब जगह फैक्ट्री खुला। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि टॉमस रो जो है जहांगीर के साथ अजमेर से मांडू तक गया था, अजमेर से लेके मांडू तक गया था। यह फैक्ट्स को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। टॉमस रो एक ब्रिटिश राजदूत था जो जहांगीर के साथ अजमेर से लेके अजमेर में और मांडू तक की जो यात्रा जहांगीर ने किया था उसमें वो साथ साथ था। ये कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जा सकता है। एक चीज और, कल मैं क्लास में कह रहा था कि बंबई के पहला गवर्नर थे गेराल्ड आंगियार। ठीक, गेराल्ड आंगियार थे। यही बंबई शहर का संस्थापक यही है। और बंबई का पहले जब यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो साउथ प्रेसिडेंट बनाया, प्रेसिडेंशियल का मुख्यालय पहले सूरत था, फिर वो बंबई चला गया। ठीक, बंबई पहले ईस्ट इंडिया कंपनी साउथ प्रेसिडेंट का मुख्यालय सूरत को बनाया था, बाद में वो बंबई चला गया। और बंबई का संस्थापक थे गेराल्ड आंगियार और बंबई के पहला गवर्नर गेराल्ड आंगियार ही थे। उसके बाद सर जॉन चाइल्ड आए थे। सर जॉन चाइल्ड आए थे, ये बंगाल के दूसरे गवर्नर थे। और इन्होंने क्या किया था कि जो मुगल जहाज होते थे अरब सागर होके अगर मक्का की ओर जाते थे तो इन्होंने कुछ उपद्रव किया या मना किया, तो फिर औरंगजेब ने इन पर 1688 में कड़ी कार्रवाई की और जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था, मुगल गवर्नर जॉन चाइल्ड को। लेकिन बाद में जॉन चाइल्ड ने माफ़ी मांगा औरंगजेब से, फिर इनको व्यापार करने का अनुमति मिल गया। तो इसको भी थोड़ा सा, इस फैक्ट्स को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। मेरे ख्याल से यह जो है इसी के साथ भारत में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश और ब्रिटिश ने जो बाकी कंपनियों को किस प्रकार पराजित किया और भारत की एकमात्र राजनीतिक शक्ति बने, यह वीडियो आज यहीं पर समाप्त होता है। अब हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने बंगाल को कैसे जीता, कैसे अवध को जीता, कैसे कर्नाटक को जीता, कैसे पांडिचेरी को ये सब तो जीत ही लिया, जैसे मराठा को कैसे जीता, पंजाब को कैसे जीता, ये सब करके हम एक एक करके लेक्चर पढ़ेंगे। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।